वो उस रास्ते के ऊपर हम निकल चुके हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया, उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। और ये, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत कम दफा ऐसे हुआ है, और काश कि ये पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान एक वो मुल्क होता जो खुशहाल तरीन मुल्क होता। हम आज, हमारे ये हालात ना होते जो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के हालात हैं, कि हमें हर जगह पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं, हमारे लोग जलील होते हैं, कौम की इज्जत नहीं है, जो कौम अपनी इज्जत नहीं कराती दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये कानून और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये जुड़े हुए हैं खुशहाली के साथ। एक कौम सिर्फ वो खुशहाल होती है जिधर तरक्की होती है, वो जुड़ी हुई होती है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, कानून होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर गुर्बत हटानी है तो इंसाफ, तो हम जलील होते हैं। तो उसने ये नहीं कहा था कि कहीं बाहर से कर्जे लो या पैसे मांगो, इंसाफ करो, आपके मुल्क में वैसे गुर्बत खत्म हो जाती है। जो अमीर मुल्क है, स्विट्जरलैंड की मैं मिसाल देता हूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी वहां इंसाफ जो उसको जो ग्रेड करते हैं तो 99% है। तो इसलिए वहां खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो आज मैं इसलिए फिर भी अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यहाँ एक माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कब्जा ग्रुप है, और ये कब्जा करके बैठ गए इस मुल्क में पिछली अप्रैल से। और इन्होंने हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूकों को खत्म किया, इन्होंने हर किस्म की कानून की वायलेशन की। इन्होंने वो काम किए जो किसी जमहूरियत में नहीं हो सकते, कि वो लोग पहले इक़्तिदार में आते हैं एक ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आते, पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद के एक साजिश के तहत, और बैरूनी साजिश साथ मिलवाई इन्होंने अपने साथ। पहले हम समझते थे कि बाहर से साजिश हुई है, इन्होंने साथ मिलाई। यहाँ के जो मीर सादिक थे, इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने बाहर से कुफ्तों को अपने साथ मिला के साजिश की गवर्नमेंट गिराने की, और उसके नतीजे में वो लोग आए जिन्होंने वो काम किया है जो किसी जमहूरियत में हो ही नहीं सकता। अपने अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के इन्होंने केस माफ करवाए, सिर्फ कानून बदल के, पार्लियामेंट में बैठ के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके 1100 अरब रुपए का फायदा करवाया अपने आप को। तो आज मैं, और फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये इक़्तिदार में रहे, और हर वो कोशिश की कि किसी तरह अवाम की राय ना आए। जो भी बाई इलेक्शन हुए, और अल्लाह का करम है कि 30 बाई इलेक्शन जीती है तहरीक इंसाफ 37 बाई इलेक्शन में से, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है। तो इसलिए डरते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने हर कोशिश की, और ये पूरी कोशिश की कि जब 90 दिन के अंदर वाज़ेह था, आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा, जब असेंबली डिसॉल्व की, हमने कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब ये वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नर्स को साथ मिलाया, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है, कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इसने, इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से, और फिर पैसे दिए, वही रफीक ताड़ड़, वो पैसे लेके ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा बेंच खरीदे। और वो चीफ जस्टिस जो सब आज तक सब सजाद अली शाह को समझते हैं कि वो एक ईमानदार, दयानतदार चीफ जस्टिस था, उसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने हटवाया, इन्होंने जुडिशरी को तकसीम किया। और आज मैं जो देख रहा हूं, लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। 5 ने ये कहा, और उन्होंने 2 ने नहीं इत्तेफाक किया, लेकिन इस चीज के ऊपर तो 5 मुतफिक थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। और मैं ये जो लॉ मिनिस्टर की जो कोशिश है, और नून लीग की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये इंसाफ से भागते हैं, ये आजाद अदलिया को कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे इदारों को कंट्रोल करके ही गैर कानूनी चीज कर सकते हैं। जब तक जजेस इनके कंट्रोल में ना हो, और ये जब एक जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा मिलनी चाहिए, ये उस तरह के जजेस चाहते हैं। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। और ये आज हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये, इससे क्या चीज हमें समझ आती है कि इतना नुकसान पहुंचाया है इस माफिया ने, ये शरीफ माफिया और इज्जतदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इसमें गुंजाइश क्या रहेगी? लेकिन आप तजिया नगार देखें, सारे कह रहे हैं जो होंगे भी 90 दिन में इलेक्शन या नहीं होंगे। ये सवाल ही करने का मतलब ये कि इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की जमहूरियत को,
पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को अब इस चीज पे दबा देनी है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है। आज जो पाकिस्तान का नौजवान है उसमें वो शऊर है जो कभी पहले नहीं था। जब 98 99 में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो इस तरह का शऊर नहीं था। लोगों के पास ऐसी ये जो इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आई है, ये जो मोबाइल फोन के जरिए आई है, ये ऐसा शऊर किसी में भी नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद एकदम चुप करके इश्यू सेटल हो गया। माइट इज राइट हो गई, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गई। जंगल का कानून आ गया कि जब आपने चीफ जस्टिस को भगा दिया तो सारे चुप करके बैठ गए। आज पाकिस्तान बदल चुका है। इस मुल्क में सारी कौम सारे इश्यू समझ चुकी है। ये जो आज आप कौम देख रहे हैं जो 30 बाई इलेक्शन जितवाए और जो हर ओपिनियन पोल कहता है कि कौम क्यों तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ये जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने वो लोगों में ऐसा शऊर है कि 1 घंटा लगता है, आप कोई झूठ बोले 1 घंटे के अंदर सारा अगला पिछला बता देते हैं आपको कि आपने पहले क्या कहा था। और इसी वजह से ये पार्टीज नीचे गई हैं, जो माफियाज है इसलिए एक्सपोज हुए लोगों के सामने, क्योंकि इनकी सारी पुरानी स्टेटमेंट्स तैयार है, लोगों के पास है मोबाइल फोन पे। नहीं है तो सोशल मीडिया निकाल लेता है, और जितनी तेज चीजें वायरल होती हैं अखबार तो कल निकलेगा, आज ही सारी शाम को सबको पता चल जाता है इश्यूज का। तो मैं आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया, और इंशाअल्लाह हफ्ते को सैटरडे को हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपनी कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को आज बता रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने निकलना है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी है, एक जुलूस जलसा करना है, और उधर मैं आप सबको अपने यहाँ से खिताब करूंगा। और उसका मकसद ये होगा कि कौम को मैं ये बताऊंगा कि जिस दलदल में हम आज फंस गए हैं इससे निकलना कैसे आप, तो वो कौन से हमने चीजें करनी है पाकिस्तान को निकालने के लिए। क्योंकि ये जो बैठे हैं तो अब तो सीधा मजीद अंधेरे और दलदल में जा रहा है मुल्क, इनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जो माइशत को जिधर पहुंचा दिया है अब तो इनके पास कोई इसका रास्ता ही नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं से कर्जे ले लो, लेकिन कैसे कर्जे वापस करने हैं इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है। और ना बाहर की कोई भी सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना उनका कोई एतमाद रह गया इन पे, ना अंदर से किसी का रह गया। और वो जो मूडीज की लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट एजेंसी है जो फैसला करती है कि मुल्क की कितनी सख्त है, कितनी ताकत है कर्जे वापस करने की, तो उसमें तो सबसे नीचे पाकिस्तान अब पहुंच गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं नीचे गिरा। तो बाहर से ना किसी ने कोई पैसा लगाना है पाकिस्तान में, ना अंदर से, तो इनके पास तो अब एक बंद गली में पहुंच गए, पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो इंशाल्लाह हफ्ते की रात को मैं आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा, क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या, आगे हमने कैसे कौन से वो कदम उठाने हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले से निकालेगा। मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं आज वो ये कि पिछले 10 महीने में जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे लोगों की बुनियादी हकूक जिस तरह उनको पामाल किया गया, रद्द किया गया, जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, इंतकामी कार्रवाई कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुई। यानी जो इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की, और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई उतने ही इन्होंने वो ज्यादा वो कदम उठाए हमारे खिलाफ हर किस्म की, यानी केसेस बनाना, तशद्दुद करना, जो कभी पाकिस्तान में किसी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हमारे लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आजम स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के, जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे में, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, माँ बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारे कितने लोगों को 25 पे केसेस बनाए गए, और फिर नए केसेस बना दिए। कल जो इस्लामाबाद में तलब किया गया, मुझे सबको डेट पता थी, सारों को जब डेट फिक्स कर दी अदालत ने तो सबको पता था मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। सबको पता हूं कि मैं पहली दफा जब से मुझे गोलियां लगी उसके पहली दफा इस्लामाबाद आना, तो लोगों ने तो आना था,
لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے جو بھی آپ کے سامنے وہ فوٹیج تو سامنے ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے، مزید میرے اوپر 2 اور کیسز بنا دیے، 74 کیسز ہیں میرے اوپر، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مس یوز کیا گیا، دہشت گردی کے قانون کو کس دور میں مس یوز کیا گیا؟ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیسے بنا؟ الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، نون لیگ پوچھے ان کے دور ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، کتنے ان کے اوپر پرچے ہوئے؟ مریم نواز نے جب وہ نیب گئی اس نے پتھراؤ کیا، نیب کا پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا، کتنے دہشت گردی کے کیسز بنے؟ میرے اوپر 74 کیسز میں سے جو کیس بنا دہشت گردی کا، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، میں گھر پہ ہوتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس۔ پھر یہ جو الیکشن کمیشن جو سب پتا ہے، اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر، جب سے ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، جو انہوں نے کیئر ٹیکر بنایا، جس طرح کی یعنی وہ لوگوں کو بٹھایا جو ہمارے دشمن ہیں، کسی طرح بھی وہ نیوٹرل کیئر ٹیکر میں فٹ نہیں کرتے، الیکشن کمیشن نے ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا۔ جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے خلاف، سب کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن آیا نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن پہلے میرے اوپر کیس لگا تھا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا؟ میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کر، 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹ ملتی ہے، جو 70 سال سے ہیڈ آف اسٹیٹس کو گفٹ ملتی ہے، بیوروکریٹس کو ملتی ہے، جنرلز کو، آرمی چیف کو ملتی ہے، قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور پرانے زمانے میں 20% یا 15% آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے، یہ قانون تھا۔ ہمارے زمانے میں وہ 50% ہم نے کر دیا، 50% آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے، آپ وہ رکھ سکتے تھے، اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی تھی۔ آج تک کبھی کسی سے پوچھا کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ میری مرضی، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اس کے اوپر کیس کر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیا، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے۔ 4 گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے، 8 سال کے بعد کہتا جی توشہ خانہ میں پیسے دے کے لیتا ہوں۔ زرداری نے 4 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی۔ یہ تو قانون، یہ تو چوری ہے۔ ان کے اوپر کیس نہیں ہے، ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں، وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس۔ اور دوسرا کیس ہے فورن فنڈنگ کا۔ پہلے تو پتا چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چینج کیا پروہیبٹیو فنڈنگ، اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں۔ اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے، بیل دے دیا سب کو، مجھے اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا۔ جس وقت وہ عدالت میں جائے گا وہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں کہ ان کے کیسز جو معاف ہوئے ہیں، شہباز شریف کی 24 ارب ڈالر کے نیب اور 24 ارب روپے کے نیب اور ایف آئی اے کے اندر کیس تھے جو انہوں نے آتے ساتھ ہی معاف کروا لیے، 24 ارب کے۔ نواز شریف کے ایون فیلڈز کے اندر، مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں میرے اوپر یہ سب بولتے ہیں۔ یہ کیس ان کا انکشاف ہوا تھا پینما میں۔ پینما کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا، پرائم منسٹرز کا، وزیروں کے انکشاف ہو گئے تھے جن کی پراپرٹی چھپائی ہوئی تھی ان میں، اس میں مریم نواز پکڑی گئی۔ 4 مے فیئر کے 5 ارب روپے کے جو فلیٹس تھے وہ نکلا اس کی ملکیت۔ کیس تو ادھر شروع ہوا تھا، اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے کہا ہاں جی یہ مریم نواز کی ملکیت ہے اور وہ اس کی اونر ہے۔ وہ ہے 5 ارب کا۔ پھر چودھری شوگر مل میں 250 کروڑ کا کیس ہے۔ پھر نواز شریف کا چودھری شوگر مل میں اس کے اوپر بھی 250 کروڑ روپے کا کیس ہے، اور پھر توشہ خانہ میں 25 کروڑ کا کیس ہے۔ یہ سب معاف ہو چکے ہیں۔ آصف زرداری کی پاک لینڈ ریفرنس میں 3 ارب 70 کروڑ روپے کا اس کا پاک لینڈ ریفرنس ہے، اور اس کا جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہے وہ ہے 33 ارب کے۔ یہ ہے ان کے، اس کے زرداری کے 37 ارب روپے کے کیسز ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ 1100 ارب روپے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، اور یہ کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں، کبھی وہ فورن فنڈنگ پکڑتے ہیں۔ میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے، جی پوچھے تو صحیح یہ کدھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ ہم تو 8 سال سے اسکروٹی ہو رہی ہے ہماری، ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیئرز ہیں جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا، وہ سامنے نہیں آتا، عدالت کیا بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کے اکٹھے کیس سنے جائیں، لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے۔ تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا، میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا، میں تو ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا، لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی؟ یہ تو کوئی، یہاں تو کوئی پولیس اسٹیٹ بن گئی، یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے کوئی سچ نہ بول دے، کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو۔
मीडिया की किस तरह आवाज कंट्रोल करो, यानी इस तरह के क्या इससे होगा क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। क्या ये बचाएंगे, ये क्या ये लोग इन चोरों को वोट दे देंगे इसकी वजह से कि अगर आप लोगों के मुंह बंद कर दें? क्या हमें जो डराया धमकाया जा रहा है और ये जो हर रोज नई एफआईआर, क्या इससे हम पीछे हट जाएंगे? हमारे लोग इस वक्त जो जेलों के अंदर गए हैं, जेल भरो तहरीक में, हर हर दूसरे शहर में जाते थे और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो जाते थे। इन्होंने हालांकि जेलों में, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये जा रहे हैं, हम सियासी प्रिजनर को मुजरिम नहीं है, लेकिन जेलों में ऐसे रख रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द आ गया या कोई डाकू आ गया, क्रिमिनल्स आ गए, उस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई डरा नहीं है लोगों का। हर शहर में और ज्यादा लोग तैयार हो गए जेल में जाने के लिए। और मैंने तो भी कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान के लिए, अगर ये इलेक्शंस ना करवाते तो मेरा अगला था कि एक दिन मैंने सारे पाकिस्तान को कॉल देनी थी, सब हम जाके जेल भर दें। क्या करेंगे? तो ये खौफ ही दिलवा रहे हैं ना, ये कौम, इस खौफ की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। किसी को खौफ नहीं है इसका, लेकिन मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुल्क को उधर धकेल रहे हैं, जिन्हें शायद कोई भी ना निकाल सकेगा कि ज्यादा देर बैठे। मैं एक आज बात करना चाहता हूँ, आखिरी 2 चीज पॉइंट्स है मेरे ऊपर हमला होता है, मुझे पता होता है, उससे पहले मैं बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा है, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। मैं कहता रहा और मैंने कहा कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, नाम नहीं मैंने लिए। जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट हो रहा कि कोई खास ही कर्म था, उसने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए, डर्टी हैरी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये तीनों शामिल थे और नवाज शरीफ को पता था लंदन में बैठ के। तस्नीम हैदर का जो लंदन में उसने बातचीत की, उसका बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को खत्म कर दिया। जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान और अरशद शरीफ को मरवाना है। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है कि ये वहां प्लान बना था मुझे मरवाने का और अरशद शरीफ को, और मदद मांग रहा था इसकी कि प्रोवाइड करेगा मारने वाला शूटर। जेआईटी रिकॉर्ड करती है तस्लीम की इसकी जो वीडियो। उसके बाद क्या मजबूरी थी कि केयरटेकर गवर्नमेंट जेआईटी खत्म कर देती है और जेआईटी खत्म करके 4 उन लोगों को जेआईटी पे बैठा देती है। वो जेआईटी के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है, टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो जेआईटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप जेआईटी के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये कि कौन डरा हुआ इतना ज्यादा, क्यों डरे हुए ये? अगर ये बेकसूर हैं तो जेआईटी को काम करने देते, क्यों इतने खौफजदा है कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस है। अब मैंने दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा ये है कि ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर दी। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों की अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन 3 के अलावा 2 और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया, अब मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पे खतरा है। मैं भी सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रही, इन्होंने वो जज को बताया कि देखिए इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहाँ अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में क्योंकि मैं अपनी अतिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये है कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है कि मैं वहां था भी नहीं, उधर इलेक्शन कमीशन के बाद जो मुजाहरा था मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस है, ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए के मुल्क का पैसा चोरी करके मुझसे बाहर ले गया जो इन चोरों ने किया हुआ। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी। कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था, और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अतिया से याद करना चाहता हूँ कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे मुझे खतरा है। तो क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा, ये शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं जो नवीद जो शूटर है जिसने मुझे गोलियां मारी थी, जो 3 मेरी टांग पे औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल उसको अदालत नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है, उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो रही है। तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मेरे जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे ये हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो एक जज साहब ने, नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आपको पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट भी लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन इस सनाउल्लाह जैसे बदमाश जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा और कौन प्रोटेक्शन देगा? मैं आखिर में आखिरी बात करता हूँ, सवाल ये
भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये जो पीडीएम की पार्टीज हैं, इलेक्शन का नाम सुन के इनकी कैंपेन क्यों टांगनी शुरू हो जाती है? वजह यह है कि पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। वजह यह है कि पहले तो 30 साल से इनकी चोरियों का सारी कौम को पता था, उसकी वजह से तो मुझे वोट पड़ी थी। उसके बाद जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, ये इस मुल्क की तारीख में अवाम के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने किया जब से ये आए हैं। अब ये मैं अपना नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर हफीज पाशा का कह रहा हूं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। वो एस्टिमेट करते हैं कि 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं जब से ये आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब थे तो 16% पाकिस्तान की महंगाई थी, आज 41% पे पहुंच गई है। और अभी मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, फिर आज रुपया गिरा है, तो हर चीज तो महंगा होना है। तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ माशत सुधरती जा रही है, एक तरफ हम कर्जे वापस करने की हमारी वो कुव्वत गिरती जा रही है। क्योंकि जब माशत सुधरती है, जब ग्रोथ रेट नीचे आती है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाती है, जब किसान की पैदावार कम शुरू हो जाती है, तो किधर से पैसा आना है कि हम अपने कर्जे वापस करें? तो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो कौन तो इनके खिलाफ इसलिए हो गई है। इस वक्त हमने जब अंदाजा लगाया कि अभी इससे पहले अभी तो एक और महंगाई की लहर आ रही है, शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी कौम और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। तो अगर पिछली अप्रैल के अंदर 30,000 रुपए जिसकी तनख्वाह थी, उसके पास सिर्फ 20,000 की खरीदार की कुव्वत रह गई है। वो सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है जिसके पास 30,000 की तनख्वाह थी। और पहली महंगाई थी, यानी एक आलमी महंगाई का साइकिल चला हुआ था कोरोना की वजह से। तो वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि कीमतें ना बढ़े। हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी। हमने कम की, कहीं और से पैसे लगा के कम की ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। और इन्होंने आज जो महंगाई की है, आज जो, फिर से मैं कहता हूं, जिसके पास 30,000 रुपया था, वो सिर्फ अब 20,000 की चीजें खरीद सकता है। घर में जो हमारी ख्वातीन बैठी हुई है, उनसे जरा पूछे कि घरों में क्या हालात है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज उधर खड़ा हुआ है जिधर ये जो मर्जी कर ले, लोग फैसला कर बैठे हैं इनके खिलाफ। ये जितना मर्जी कोशिश करें कि किसी तरह आवाम भूल जाएगी, थोड़ी देर इलेक्शन डिले कर देंगे तो आवाम भूल जाएगी। आवाम ने भूलना नहीं है, जितनी देर हो रही है उतने और ज्यादा आपके खिलाफ लोग हैं। राजनपुर में जो इलेक्शन हुआ, राजनपुर के इलेक्शन के अंदर एक कौम को पता चला कि जो मर्जी इन्होंने चीजें की, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, इन्होंने जो भी ये कर सकते थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया, इन्होंने हर चीज इस्तेमाल की किसी ना किसी तरह वो इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद की, उसको 50,000 इनके नून को वोट पड़ कैसे गई, लोग तो थे ही नहीं, लोग तो सारे निकले तरीके इंसाफ के लिए। और वो देहाती हल्का था, उससे खौफजदा हो कि अब ये मजीद फिर कोशिश करेंगे इलेक्शन से भागने की। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि हम आपको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये अब इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत भी आएगी और इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती भी कायम होगी और इंशाल्लाह कौम मिलके ये मुश्किल वक्त से लड़ेगी और इंशाल्लाह फिर खुशहाली भी आएगी।